चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मेरी पीडीएस पे कक्षा चल रही थी और पीडीएस की कक्षा की जो मैंने आपको जैसे बता रखा था कि अगली कक्षा में पीडीएस में डीवीटी का मतलब डीवीटी के माध्यम से आपको पीडीएस की सुविधाएं उपलब्ध कराना है या नगद वेतन के रूप में आपको धनराशि के बतौर देना। उस खाद्य एवं खाद्य जो वस्तुएं मिलती हैं आपको, उसके बदले में आपको राशि दी जाएगी। तो ये डीवीटी का ऐसा मानना था। इसकी पृष्ठभूमि शायद मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल में बता रखी है। और अगली कड़ी के रूप में जैसा कि मैंने बताया, पीडीएस के एक रूप आया था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आईएम, पीडीएस आईएम के रूप में देखा गया उसको, पीडीएस के आईएम। इसका मतलब था कि एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका ऐसा मानना था कि कुछ ऐसे लक्ष्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएसओ, जिसको इससे पहले एनएसएसओ और सीएसओ जो दोनों काम करते थे, उन दोनों को मिला के 2019 में एनएसओ बना दिया गया। एनएसओ ने ऐसा बताया कि खाद्य मामलों में 50% के आसपास इसमें रिसाव होता है और केरोसिन के मामले में गैर खाद्य के रूप में उसने 35% का रिसाव या कालाबाजारी जैसी चीज की बात कही। उस कंडीशन में 2019-20 में ही एक आईएम, पीडीएस आईएम को लाया गया और आईएम के लक्ष्य ऐसे माने गए 2021 में। इसको फिर 31 मार्च 2023 तक 22 तक इन लक्ष्यों को पाने का एक उद्देश्य रखा गया। उन उद्देश्यों में जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि पीडीएस की जितनी प्रणाली है उसके शुरू से लेके एंड तक उसको एक कंप्यूटरीकृत करना या ऑनलाइन उसका एक प्रारूप देना। दूसरा कंडीशन था जितने राशन कार्ड चल रहे थे उन राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक करना। तीसरा कंडीशन था कि राशन कार्ड की जो भौतिक कॉपी होती है उसका एक डिजिटलीकरण करना। चौथा एक पॉइंट था कि पीडीएस में डीवीटी के माध्यम से आपको नगद हस्तांतरण या अंतरण सुविधा उपलब्ध कराना। और एक और था पीडीएस में जैसे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसान से लेके या एक एफसीआई के पुश से लेके वहाँ तक और एफसीआई के गोदाम से लेके एक राशन डीलर तक, ये दोनों अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को एक ऑनलाइन प्रक्रम से जोड़ना। ये 6 लक्ष्य रखे थे, जिसमें एक लक्ष्य डीवीटी वाला था। और डीवीटी वाले को आज मैंने बोला था कि डीवीटी और वन नेशन वन राशन कार्ड को मैं एक क्लास लास्ट में ख़त्म करूँगा, उसके बाद न्यू चैप्टर होगा मेरा। तो उन 6 लक्ष्यों को पाने के लिए जैसा मैंने बताया 2019 और 20 में 6 लक्ष्यों में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जैसी एक प्रणाली लागू की गई, जिसमें से डीवीटी भी एक उसका बिंदु रहा। उसको पाने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक के लक्ष्य रखे और 22 के लक्ष्य में ऐसा माना गया पहले इसकी पीडीएस में डीवीटी। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि डीवीटी होता क्या है। तो डीवीटी को देख लिया जाए साहब। तो डीवीटी है क्या? डीवीटी का अगर फुल फॉर्म, वैसे आप मतलब ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। उसको अगर हिंदी में कहना चाहें तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने का अगर सरकार की पहल के रूप में देखा जाए तो 1 जनवरी 2013 से इसको शुरुआती दौर माना जाता है। उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि ये एक तकनीकी आधारित प्रक्रम है, तकनीकी आधारित सेवा है। जिस कंडीशन को तकनीकी आधारित है तो भाई ऑनलाइन प्रारूप में उनको आवश्यक जरूरतें भी होंगी। तो पीडीएस में डीवीटी की बात की जाती है, तो डीवीटी में अगर लागू करने के लिए पीडीएस में उसको डीवीटी को अब कंडीशन क्या होगी कि इसमें 3 एक आधार के रूप में, मतलब 3 आवश्यक तत्वों के रूप में मान लीजिए एक तरीके से, चलिए 3 आवश्यक तत्वों की जरूरत आपको होगी। इन तीनों को मिला के सर जैम ट्रिनिटी बोला जाता है। जैम ट्रिनिटी, JAMTRINITY। कंडीशन क्या है इनकी? जैम का फुल फॉर्म भी तो होगा कोई, जब आपने ट्रिनिटी बना रखी है तो सर जे से वो मानते हैं कि जनधन खाता होना चाहिए, तब डीवीटी आप लागू कर सकते हैं। एक ए से आधार कार्ड, मतलब या आपका कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो आप फिर
पीडीएस में डीबीटी लगा सकते हैं या उसका लाभ दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन थी एम। एम से उनका तात्पर्य ऐसा है कि मोबाइल नंबर अगर आपका रजिस्टर्ड है बैंक खाते से तो आप फिर इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं जेम ट्रिनिटी पर डीबीटी जैसी चीज़ चल रही है। अब कंडीशन आती है कि इन 3 अगर चलते हैं और डीबीटी जैसी प्रक्रिया लागू होती है तो उससे मतलब क्या ऐसी सुलझाव होंगे जिससे आप ये कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद है। तो उस कंडीशन में ऐसा माना गया कि पहला इसका फ़ायदा है कि मान के चलिए मध्यस्थ जो मीडिएटर, जैसा कि मैंने आपको मध्यस्थों की जो भूमिका है में एक कमी आएगी। पहला मैंने आपको बताया कि जैसा मध्यस्थों की भूमिका में कमी आएगी, तो इसका कहने का इनका तात्पर्य ऐसा था कि जो मीडिएटर हैं, मान के चलिए जैसा मैंने पीडीएस पढ़ाते वक्त, वो खाद्य सुरक्षा पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला था कि इसमें बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरफ की कमियां थी, दोनों तरह की कमियां थी। उन आंतरिक कमियां, बाह्य तो मान के चलिए आप डबलिंग वगैरह करके कर रहे थे, आंतरिक में मैंने ट्रांसपोर्टर बताया आपको, राशन डीलर बताया था। तो इस आंतरिक जो प्रभाग मीडिएटर का काम करके इसमें भ्रष्टाचार करता था, तो उनका ऐसा मानना था कि अगर हम जेम ट्रिनिटी से अगर नगद भुगतान करते हैं खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं का, जिसे व्यक्ति वहनीय मतलब बाजार मूल्य पे उसको खरीद लेगा, तो मध्यस्थों की भूमिका पहली यहाँ कम हो गई। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि हम जो है सीधा उसको नगद अंतरण उपलब्ध कराएंगे। इनका कहने का मतलब था कि हम उसको जो पैसा मान के चलिए सरकार वितरण लागत जैसी सब्सिडी के तौर पर देती है, उस चीज़ को हम जोड़ के उनको दे देते हैं, वो बाजार मूल्य पर अपना खरीदें। तो इसमें जो हमारी एक भ्रष्टाचार वाली, हमारे ही आदमी अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार करते हैं, वो चीज़ इसमें से कोलैप्स मतलब हटा दी जाएगी। तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरा भी एक और हो सकता है मान के चलिए, तो तीसरा उन्होंने माना कि आवश्यकता पड़ने पर उसको एक धन की प्राप्ति होगी। जैसे आवश्यकता है आपकी डेट, जैसे कि आपने देखा है आवश्यकता पर धन की प्राप्ति। इसको कहने का उनका तात्पर्य ऐसा था कि मान के चलिए जैसे आजकल आप राशन की दुकानों में देखते हैं कि एक डेट होती है, एक राशन का जब वितरण खाद्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है तो एक नोडल अधिकारी भी होता है। उस नोडल अधिकारी की नियुक्ति जो आपके उपजिलाधिकारी या तहसीलदार लेवल का कोई या सप्लाई इंस्पेक्टर की सलाह पे कोई भी नियुक्त किया जाता है, जो एक मुझे लग रहा है जहाँ तक है अधीनस्थ सेवा का कोई कर्मचारी हो सकता है। तो वो ये वेरिफिकेशन करता है कि मान मेरे सामने सही तरीके से सही वितरण हुआ, इस तरीके से वो इसको भ्रष्टाचार को कमी करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो कह रहा है कि 15 तारीख या मान के चलिए एक माह की 15 या 20 तारीख 2 तारीख नियत होती हैं। एक दिन न अगर कोई इंसान ले पाए आपका राशन, तो आप दूसरे तारीख पे ले सकते हैं, हो सकता है आपको उस दिन काम रहा हो। तो उस कंडीशन में ऐसा माना गया कि उन 2 तारीखों पे हम उसको अगर नगद भुगतान कर देंगे, तो उन्हीं तारीखों पे मान के चलिए किसी एक निश्चित तारीख कर दी गई कि 15 तारीख को आपको सब्सिडी आ रही है, तो 15 तारीख को आपको पैसा आ जाएगा, उस पैसे को आप निकालिए और वो अविलंब तरीके से होगा। इसमें विलंब नहीं होगा। विलंब का मतलब है कि 15 तारीख को आपका राशन मिला था और 15 तारीख तक का मान के सरकार ऐसा मान के चलिए ना कि आपके पास पैसा नहीं है और आप राशन की दुकान से खाद्य लेके अपना भरपेट कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए पैसा नहीं है, 15 तारीख को राशन आता था और आप पैसा भेज रहे हैं 27 तारीख को, तो ये तो अविलंब तरीका हो गया। अविलंब रूप में आपको नगद प्राप्ति हो रही है। मगर यहाँ कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर धन की प्राप्ति, मतलब अविलंब तरीके से आपको पैसा उपलब्ध होगा। दूसरी कंडीशन। अगली बात आती है कि डीबीटी में अगर इसके लाभ देखे जाएं तो लाभ क्या हो सकता है। तो पहला मैंने जैसे कि बताया मध्यस्थों की भूमिका में कमी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि मध्यस्थों की भूमिका में कमी आई जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि ये नगद, यहाँ लिख दूं मैं एक बार, डीबीटी के लाभ लिखा रहा हूँ सर मैं। लाभ क्या हो सकते हैं, तो पहला तो मैंने आपको बताया मध्यस्थों की भूमिका। चलिए मध्यस्थों की भूमिका में कमी कर दिया आपने, मध्यस्थों की
जो संख्या या भूमिका है उसमें कमी आ जाएगी। चलिए, दूसरा क्या हो सकता है, आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से नगद भुगतान करेंगे, तो इसका कहने का इसका तात्पर्य ये है कि हम ऑनलाइन प्रक्रम से जब ऑनलाइन प्रक्रम से जब नगद भुगतान लाभार्थी के बैंक अकाउंट में करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि उसमें एक पारदर्शिता और एक भ्रष्टाचार जैसी चीज समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट मान के चलिए इसमें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अविलंब तरीके से, मानी चलिए 15 तारीख है, 15 तारीख को आपका पैसा आ गया, सम्मान निधि का जैसे आ रहा है आजकल की सरकार की, ये नहीं है कि डीबीटी इसी में इस्तेमाल कर रही है, डीबीटी का प्रक्रम बहुत पहले से चल रहा है। 1 जनवरी 2013 से, जैसे मैंने आपको बताया, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और पांडिचेरी जैसी प्रांतों ने इसको लागू कर रखा है, जिसको पायलट परियोजना के तौर पर लागू किया गया। अगर यहाँ सक्सेस होती है, यहाँ अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलती है, तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में 100%, 100% के रूप में हम इसको लागू करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि 100% लागू करने के लिए हमें आंकड़े किस चीज की चाहिए, तो जैसा कि मैंने जेम ट्रिनिटी पे आपको बता रखा था, जेम ट्रिनिटी में मान के चलिए जनधन खाता होना चाहिए या आपका वैसा खाता होना चाहिए। जनधन खाता 15 अगस्त 2014 को जब इसकी घोषणा की गई, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, तो उस कंडीशन में भी ऐसा माना गया कि आपका जनधन खाता जब ही खुल सकता है जब आपका अन्य खाता ना हो। तो कहने का उनका तात्पर्य यह था कि जीरो बैलेंस का खाता था, सभी इंसान जो खाता खुलवाने में सक्षम है वो तो खुलवा ही रहे, अगर जो नहीं खुलवा सकते हैं, जिनका खाता किसी बैंक या ब्रांच में नहीं है, तो वो जनधन के तहत जीरो बैलेंस का खाता अपना खोल सकते हैं, जिससे वो एक ऑनलाइन प्रक्रम से, मतलब एक वित्तीय लेन देन जो होता है उसमें आप ऑनलाइन प्रक्रम का सहारा ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन, दूसरा मैंने बताया, ऑनलाइन प्रक्रम से जब लाभार्थी के वहाँ पहुँच जाएगी, खाते में राशि पहुँचेगी, तो उस कंडीशन में ये पारदर्शिता जैसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उसमें कोई घपला नहीं हो सकता है। आप ही उस राशि को निकालेंगे, आप ही के नाम से खाता है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी यहाँ भ्रष्टाचार की कमी देखी जा सकती है। तीसरा, आपको अविलंब धन की प्राप्ति हो रही है, मतलब आपकी एक डेट निश्चित है, उस पर आपको पैसा मिल जाएगा, तो अविलंब धन की प्राप्ति हो रही है। इन तरीकों से ऐसा कहा जा सकता है कि अविलंब धन की प्राप्ति हो रही है, तो मान के चलिए आपको इस चीज़ में ऑनलाइन, जैसे 15 तारीख को राशन मिला था, वैसे ही 15 तारीख को आपको पैसा मिला, पैसे से आपने राशन खरीद लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। सरकार की बात की जाए तो सरकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार इसका प्रयोग पहले से कर रही है, पहले से प्रक्रम में इसमें पांडिचेरी हुआ, दादरा नगर हवेली और इन राज्यों में ये लागू करती है। मतलब सम्मान निधि है, एलपीजी सब्सिडी योजना है या मातृत्व वंदना योजना है, इन चीज़ों में इसको लागू कर रखा है। जैसे कि सम्मान निधि में भी आप देखते हैं कि एक फिक्स डेट पर उस 3 माह के बाद या 2 माह के बाद आपकी किस्तें आ जाती हैं। पीडीएस में डीबीटी अब लागू होती है। पहले तो अभी तक तो मैंने डीबीटी बताया कि डीबीटी चाहती क्या है, डीबीटी की आवश्यकताएं क्या है। अब डीबीटी में पीडीएस में डीबीटी की अगर बात की जाए तो पीडीएस करता क्या है, तो पीडीएस, जैसा कि मैंने आपको पहले परिभाषा के तौर पे और उसका पूरा खंडन कर रखा है कि पीडीएस जो है गरीब नागरिकों को कम कीमत पर खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं का वितरण करती है। ऐसा माना जाता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डीबीटी जैसी एक प्रक्रिया को लागू करना चाहती है सरकार। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर डीबीटी लागू होती है तो होगा क्या, तो अब जैसा कि मैंने बताया, अनाज के स्थान पर उसको अनाज के मूल्य की राशि उसके खाते में होगी और उसको निकाल के वो अपना वही चीज बाजार मूल्य पर खरीद सकता है। अब कंडीशन आती है कि बाजार मूल्य पर खरीद सकता है, तो इसकी ओवरऑल देखे जाए डीबीटी के तो फायदे क्या हो सकते हैं। उन फायदों में सबसे पहली कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको ये बता रखा है कि मध्यस्थों की भूमिका कम हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। दूसरी कंडीशन, जब मध्यस्थों की भूमिका को आप कैंसिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशन होगी।
पहली कंडीशन क्या देखी थी आपने कि मान के चलिए जब आप किसी राशन की दुकान पर अपना खाद्य जो भी मिलता है आपको वो लेने जब आप जाते हैं तो उस कंडीशन में जो आप मजबूरी बस हालात से समझौता वाली कंडीशन में आप उससे वही चीज़ लेते हैं जो आपको देना चाह रहा है। यहाँ कंडीशन में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते कि सर मुझे ये वाला अनाज नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा चाहिए, तो आपकी ये सौदेबाजी वहाँ नहीं चलती है। तो कहने का तात्पर्य ये आया कि जब आपको नगद मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हुई और नगद आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास एक दो चीज़ें होंगी। लाभार्थी को एक तो सौदेबाजी की जो एक शक्ति है वो उसके पास आ जाएगी और दूसरी कंडीशन उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति का मतलब है कि वो बाजार से खरीदेगा, आपसे नहीं। और सौदेबाजी की शक्ति का मतलब है कि उसे लग रहा है कि इस चावल में गुणवत्ता सही नहीं है, पोषणता अच्छी नहीं है, तो फिर वो दूसरी क्वालिटी का एक उसी धनराशि में बाजार में तो आप जानते हैं क्या कंडीशन होती है कि वही चावल यहाँ 19 रुपये किलो तो वो 18 रुपये किलो दे रहा है। तो उसके पास एक शक्ति है, उसके पास सौदेबाजी कर सकता है कि मैं 19 में नहीं 18 में लूँगा। और वहाँ क्या कंडीशन थी, वहाँ सरकार पैसा दे रही है, ऐसी बात नहीं है कि वो चावल फ्री का है। फ्री का नहीं है सर, सब्सिडी मिला के अगर देखा जाए तो टोटल वही खर्चा है जो बाजार मूल्य का है। बस सरकार आपको इसको ऐसे मूल्य पर, रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराती है जिससे आप उसको खरीद सकें। बस कंडीशन यहाँ तक होती है। अब बात आती है कि डीबीटी अगर लागू होती है तो कुछ महानुभाव होते ही हैं, जैसा कि आपने कोई कमेटी या कोई भी होता है तो उसकी एक प्रशंसनीय पक्ष होता है, एक आलोचक पक्ष होता है, तो सब अपना अपना मूल्यांकन करते ही हैं। तो उसमें एक मूल्यांकन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, बहुत आप एक हस्ती मान सकते हैं इनको अर्थव्यवस्था की दुनिया में। उन्होंने कहा कि अगर नगद राशि का हस्तांतरण आप करते हैं किसी के खाते में तो यहाँ कंडीशन एक होगी कि उसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा। दुरुपयोग क्या बढ़ा सकते हैं आप, दुरुपयोग क्या हो सकता है? तो ऐसा माना जाता है कि मुखिया के नाम से या मुखिया के पति के नाम से अगर पैसा है, और आजकल पितृत्व तो समाज माना जाता है सत्तावादी में, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो पितृ सत्तात्मक अगर समाज है तो उस कंडीशन में आप पिता या कोई भी जो बुजुर्ग होगा, एक मेल की बात कर रहा हूँ, वो मेल की बातें ही सर्वोपरि हो मानी जाती हैं, उसी को सर्वमान्य माना जाता है। तो वो उसका मिसयूज कर सकता है जिससे उसकी जो महिला प्रार्थी है या महिला लाभार्थी है और बच्चे उसके, वो उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। चलिए, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी एक इच्छा जाए मतलब आशंका जताई गई, आशंका किसानों के पक्ष से जताई गई। उसमें कहा, मैं लिख दूंगा एक बार क्योंकि मुझ पर शिकायत आती है कभी कभी कि आप लिखते नहीं हैं सर, बोलते हैं, तो मैं कोई बात नहीं सर, मैं लिख देता हूँ। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमर्त्य सेन जी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के खतरे बढ़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के खतरे आप बढ़ा दीजिए। चलिए, आपने कह दिया, हमने मान लिया। दूसरी कंडीशन, दूसरा पॉइंट बता दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, ये आशंका किसानों की तरफ से थी। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ये खाद्य सुरक्षा, एफसीआई, भंडारण, सार्वजनिक भंडारण जैसी चीजें समाप्त कर देगी तो जो पीपी पर, जैसा कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो था, वसूली कीमत, जिस पर किसान का माल एक एफसीआई का कोई आदमी या सरकार के कोई प्रतिनिधि खरीद रहा था, वो खरीदना बंद कर देगा। तो ऐसा किसानों का मानना था कि अगर ये एफसीआई या खाद्य सुरक्षा का नगद भुगतान वितरण लागत मिला के अगर सरकार किसी भी लाभार्थी को करती है तो सरकार को फिर आवश्यकता क्या रही खाद्य की और खाद्य का भंडारण करने की। तो उस कंडीशन में किसानों का जो अन्न होगा या खाद्य होगा, जो उत्पादन होगा, उसे वे बाजार मूल्य पर बेचेंगे। और बाजार मूल्य पर बेचने का उनका तात्पर्य ये था कि उनकी जो सरकार से एक राहत के रूप में एमएसपी जैसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिसको मैं इससे अगली कक्षा में एमएसपी को पढ़ाने वाला हूँ। तो एमएसपी जैसी चीज़ एक मूल्य, एक सहायता के लिए थोड़ी सी राहत मूल्य होता है। उस कंडीशन में वो मूल्य न मिलके केवल बाजार मूल्य पर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा, जिससे उनकी एक आर्थिक स्थिति में विचलन हो सकती है।
दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि पीडीएस में अगर डीबीटी का इस्तेमाल कर देते हैं, पीडीएस में डीबीटी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी 3 शर्त क्या हो सकती हैं, 3 कारण मतलब मांग क्या हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला, एक खाता होना चाहिए, जनधन हो या सेविंग अकाउंट हो आपका, आधार कार्ड से आपका खाता लिंक होना चाहिए, तीसरा मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 3 मांगे जो हैं पीडीएस में डीबीटी के लिए अलाउ करती हैं। चलिए कंडीशन, अगर उपयुक्त तीनों शर्तों की कंडीशन देखी जाए कि मानी चलिए आपने 3 मांगे रख दी, 3 मांगों को क्या जनता पूरा कर पा रही है, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत की ओवरऑल 80 करोड़ के आसपास इसकी लाभार्थी मैंने आपको बता रखे हैं कि तकरीबन 67% जनसंख्या इससे लाभ लेती है और 80 करोड़ एक अमाउंट क्वांटिटी जो है, एक संख्या जो है वो इसका लाभ लेती है खाद्य सुरक्षा के रूप में भारत सरकार से। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बात आती है कि क्या 80 करोड़ के 80 करोड़ लोग ही इसको वो कर पाते हैं, तीनों चीजें हैं उनके पास के, खाता भी है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भी है और आधार कार्ड से उनका वो लिंक भी है खाता। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। 10% भारत की ऐसी जनसंख्या है, ऐसी मतलब लाभार्थियों की संख्या है जो इन तीनों शर्तों में से किसी न किसी शर्त, एक शर्त हो या 2 शर्त हो या तीनों शर्त हो, तीनों शर्तों से परे जा रही है। मतलब उनके पास ऐसी कोई भी संसाधन नहीं है जिससे वो ये तीनों को पूरा कर पा लें। चलिए बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आप 90% के तकरीबन जनता को कवर करने की कंडीशन में आ जाए। चलिए पीडीएस की कंडीशन हुई। अब बात आती है कि अगर पीडीएस को लागू कर, पीडीएस में डीबीटी को अगर लागू कर दिया जाए तो सरकार का जो मैंने आपको जैसा बताया कि वितरण लागत तो सब्सिडी में दे रही थी। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ मैंने आपको बताया था कि आर्थिक मूल्य क्या है। तो आर्थिक मूल्य जो मैंने आपको बताया वो बताया था, एक तो सीपीआई प्लस, सीपीआई वो था जो राज्य सरकार एफसीआई से माल खरीद रही थी, दूसरी भंडारण लागत, प्लस एक और क्या था, परिवहन लागत। पीपी करना पड़ेगा सर मुझे, एक सेकंड मैं दोनों लिख देता हूँ आपको, शायद आपकी समझ में आ जाए। पीपी पे, पीपी कौन सा प्राइस था, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, वो प्राइस था जिस पर किसान का माल एफसीआई खरीद रहा था। तो इसका मतलब सीपीआई, सीपीआई का मान मैंने बताया था कि पहले पीपी में प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे खरीदा, फिर परिवहन लागत आई और उसके बाद उसकी भंडारण लागत जो एफसीआई ने वहन की। चलिए इतना मैंने आपको बताया था, यहाँ आके आप थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सीपीआई का मूल्य बता रहा हूँ। अब आती है आर्थिक मूल्य की बात। तो आर्थिक मूल्य था कि ये सीपीआई जितना इतना निकला था उसमें ही, सीपीआई में ही प्लस वितरण लागत अगर जोड़ दिया जाए, ये जो वितरण लागत जोड़ दिया जाए जिसको सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देती है, सब्सिडी मतलब इतना आपको छूट देती है। 2200 रुपये किलो अनाज है, 18 रुपये किलो की वितरण लागत आपको प्रदान करती है, जिसमें आपको 3 रुपये या किसी में 19 रुपये ले रही है तो मान के चलिए आपको 2 रुपये मिल रहा है वो। तो बाजार मूल्य या आर्थिक मूल्य में से अगर वेतन लागत को घटा दिया जाए तो उसका चावल का मूल्य 2 रुपये और चावल का मूल्य 3 रुपये और गेहूँ का मूल्य फिर 2 रुपये पड़ता है आपको। तो वही कंडीशन है कि जो वेतन लागत सब्सिडी दे रही है, तो यहाँ कंडीशन है कि वेतन लागत तो आपको उतनी मान चलिए सरकार अगर आपको पैसा देगी तो ऐसा तो है नहीं कि 3 रुपये के हिसाब से पैसा दे देगी, भाई पैसा भी देगी तो वेतन लागत को जोड़ के देगी। तो इस कंडीशन में कहा जा सकता है वेतन लागत में कोई कमी नहीं आ सकती है। हाँ, एक जगह सरकार का बचाव हो सकता है, एक तो यहाँ बचाव हो सकता है, एक यहाँ बचाव हो सकता है। जब उसको खरीदेगी नहीं, जब उसका खाद्यान्न का भंडारण नहीं करेगी तो भंडारण चार्ज किस बात का लेगी, और भंडारण चार्ज जब खरीदा ही नहीं उसने एफसीआई के लिए ले कैसे जाएगी, तो परिवहन लागत भी उसकी मान के चलिए
बचाव में रहेगी। तो ऐसा माना गया, शांता कुमार जी जो एक समिति मैंने आपको पिछली बार बताई थी, परिवहन लागत और भंडारण लागत दोनों का सरकार बचाव करेगी। उस कंडीशन में ऐसा माना गया कि 30,000 करोड़, इन दोनों की कंडीशन है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 30,000 करोड़ रुपए सरकार की बचत होगी, ऐसा मानने शांता कुमार जी। दूसरी कंडीशन है, शांता कुमार जी ने कहा कि अगर 30,000 करोड़ रुपए की बचत अगर होती है, अगर आप डीबीटी को पीडीएस में लागू कर देते हैं तो। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्या हुआ, पीडीएस में डीबीटी का रोल मैंने आपको बता दिया। अगली कंडीशन आ रही है वन नेशन वन राशन कार्ड। छोटा सा 2 टॉपिक थे, चाहता तो मैं उसी क्लास में कर देता, वो क्लास बड़ी लंबी हो जाती सर, इसीलिए। अगला क्या बताया मैंने, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है। महत्वपूर्ण योजना किस लिए कह सकते हैं आप, कि जब मैंने आपको खाद्य सुरक्षा पढ़ाई थी तो मैंने एक दूसरे नंबर पे पॉइंट आपको ये बोला था कि जो सरकार कार्ड उपलब्ध कराती है वो या तो स्थायी निवासी को कराती है या स्थायी वास करने वाले को कराती है। मतलब या तो आपका स्थायी निवास का कोई पता है या आप स्थायी तौर पे वहां रह रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में आपको कार्ड उपलब्ध कराती थी। एक वहां पे छोटी सी लाइन मैंने आपको शायद बताई हो कि जो बाहर रहते हैं, किसी कारणवश अकारण तरीके से प्रवासी तौर पे अगर किसी अन्य शहर में जा रहे हैं, भारत के एक कोने से दूसरे किसी कोने में या किसी दूसरे राज्य में अगर वो प्रवास रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में सरकार उनको खाद्य सुरक्षा जैसी चीज का सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। मतलब उनका कोई स्थायी पता न होने के कारण, उनके कोई एक कमांड न होने के कारण उनका खाता उसमें नहीं जुड़ा है, मान के चलिए ऑनलाइन तरीके से। तो उन चीज़ों के अभाव में ये प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा जैसी चीज़ नहीं मिल पाती थी। सरकार ने इसी चीज़ को, इसी जो पिछली वाली कमियां रही, उन्हीं चीज़ों की कमियों को समाप्त करने के लिए एक नई पहल जारी करी। उसी का नाम वन नेशन वन राशन कार्ड है। कि इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी लोग हैं सभी को मिले और पारदर्शिता के साथ मिले। तो पारदर्शिता तो मैंने आपको जैसे बताई थी कि जब ऑनलाइन बायोमेट्रिक से आपके जो विशिष्ट पहचान है आपकी संरक्षित है, आधार अधिनियम 2016 के तहत आपको एक आधार कार्ड मिला है, उस आधार कार्ड के पास आपकी बायोमेट्रिक भी है, आपका मान के चलिए विशिष्ट पहचान भी है, तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नाम का या मेरे नंबर का आधार कार्ड जो है वो भाई साहब यूज़ कर रहे हैं। भाई साहब नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप ही को मिलेगा। वो डिसमैच कर देंगे उस टाइम में जब वो अंगूठा लगाएंगे तो, अपनी बायोमेट्रिक करेंगे तो। चलिए बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि सभी भारत के सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। चलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्य में किसी अकारण तरीके से रहते हैं या मान के चलिए नौकरी के पर्पज से रहते हैं, उन लोगों को खाद्य सुरक्षा देगी। भारत सरकार ने तो चलाया है ही, इसको अगर लागू करने की बात की जाए तो शायद मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, पर ये डेट ईयर ध्यान कर रहा हूँ, ईयर नहीं मुझे याद है शायद, तो मुझे लग रहा है 2019 के आसपास होना चाहिए शायद। हाँ 2019-20 के आसपास होगा। 2019-20 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भारत सरकार से ये निर्देश दिया था कि आप इस चीज़ वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करिए। तो उस लागू करने के चरण में ऐसा माना गया कि 31 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी कि इस तारीख तक आप पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी पहल को लागू करेंगे। चलिए बहुत अच्छी, सरकार की वो होगी। सरकार ने जब पहल की 2021 के बाद 2023 चल रही है आज की कंडीशन में, तारीख भी 10 हो गई आज, तो उस कंडीशन में ऐसा माना गया कि 2021 तक, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक विशिष्ट संस्थान का छात्र हूँ, तो उस संस्थान की जो मुझे जानकारी दी थी तो 2021 तक की थी। 2021 तक ऐसा मानना था कि 32 राज्य ऐसे थे जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड, राज्य प्लस यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश,
इन लोगों ने इस चीज़ को लागू कर रखा था। मतलब यानी कि 36 माइनस करेंगे तो अब 4 ऐसे राज्य आपके यूटी स्टेट ऐसे बचे जो लागू नहीं कर पा रहे थे। वर्तमान हालिया दौर में अगर कंडीशन देखी जाए तो असम 36वां ऐसा राज्य बना है। असम 36वां ऐसा राज्य बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया है। तो ऐसा कह सकते हैं आप कि आज की वर्तमान तत्कालीन स्थिति में संपूर्ण भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी चीज लागू है। अगली कंडीशन देखी जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या ऐसा था कि जैम जो ट्रिनिटी थी उसमें 3 मांगे जो थी, 3 आवश्यकताएं जो थी, उन आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी जनता? नहीं सर, 10% मैंने आपको बताया। फिर भी सरकार की पहल के अनुसार ऐसा माना गया कि 95% जो राशन कार्ड है उनका जो ऑनलाइन एक आधार कार्ड से लिंक करना और उनके खातों की एक सही सुव्यवस्थित तरीके से बंदोबस्त करना डीबीटी के लिए, उस प्रकरण से इस चीज में फायदा मिला है। क्योंकि आधार कार्ड से आपने लिंक उस पारदर्शिता को लाने के लिए किया, मगर वो चीज यहाँ आ रही है कि मान चलिए आप अगर आधार कार्ड आपका नगला दल से मान चलिए फिरोजाबाद जिले का है तो आपका लिंक हो चुका है, और लिंक हो चुका है तो आप महाराष्ट्र में रहिए चाहे आप पश्चिम बंगाल में रहिए, आपका राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड एक साथ चलेंगे। अब चलिए, तो सरकार ने ऐसा माना कि 95% जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो चुके। 5% जो आधार सीडिंग है, आधार सीडिंग का मतलब होता है कि आधार आपके राशन कार्ड में आधार कार्ड को जोड़ना, ये आधार सीडिंग कहलाता है। तो आधार सीडिंग 5% की अभी बची है। सरकार का ऐसा मानना है कि वो 100% इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है। चलिए, दूसरी कंडीशन थी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के लाभ क्या हो सकते हैं। कुछ लाभ भी तो होंगे जब सरकार पहल कर रही है, और जैसा कि मैं महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी जैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि पहली कंडीशन है कि देश के जो मैंने आपको जैसा बताया प्रवासी मजदूर, उनको खाद्य सुरक्षा मिलेगी। दूसरा था कि फर्जी राशन कार्ड या डबलिंग जो थी, मैं लिख दूं क्या? पहला जैसा मैंने बताया कि लाभ क्या हो सकते हैं, तो प्रवासी जो मजदूर हैं, मजदूर एक वर्ग जो है उसको खाद्य सुरक्षा मिलेगी। दूसरा क्या हो सकता है, प्रवासी को, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है डबलिंग वाली। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार जो बाह्य रूप से था, बाह्य रूप से था, इसका मतलब था कि जो डबलिंग थी, एक डबलिंग थी, अपात्र कंडीशन थी। इन दोनों कंडीशनों में ये अपात्र और डबलिंग, मतलब आप एक यहाँ लाभ ले रहे हैं और दूसरे राज्य में भी ले रहे हैं, आप यहाँ ले रहे हैं दूसरे जिले में भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब 2 स्थायी पते हो सकते हैं। किसी के 2 मकान हो, 5 मकान हो, 2 जगह राशन कार्ड लगवा रखा हो। आजकल निर्वाचन आयोग में भी जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे 2 जगह मकान है तो मेरे 2 जगह वोटिंग पड़े हुए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अभी भी वो चीज़ है, हालांकि वो चीज़ आधार कार्ड से लिंक होने के बाद आपकी समाप्त कर दी गई है, मगर फिर भी हर चीज़ जड़ से समाप्त नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। भ्रष्टाचार बाह्य रूप से। तीसरी कंडीशन थी कि लाभार्थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाभार्थी को एक शक्ति मिल गई है, क्रय शक्ति मिल गई, और दूसरी कंडीशन क्या थी, उसको सौदेबाजी की एक शक्ति मिली। चलिए, इस सौदेबाजी की शक्ति में वो अपनी मन की पसंद जो होगी वहां से अनाज ले सकता है। चलिए, तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन आ गई कि मान के चलिए अपनी पसंद राशन की दुकान कोटे से अनाज ले सकता है। अगली कंडीशन, राशन दुकानों के मालिक की बजाय अब लाभार्थी को प्राप्त होगी एक जो शक्तियां, दोनों क्रय शक्ति और सौदेबाजी की शक्ति। चलिए, अगर ये चीज मान के चलिए यहाँ हो गई तो उसके बाद लाभ है ये। पहला, प्रवासी मजदूर को खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता कर दी। भ्रष्टाचार बाह्य रूप से जो चल रहा था डबलिंग और वो वाला, वो समाप्त कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसकी चुनौतियां भी हो सकती हैं कोई? जी सर, बिल्कुल। जब अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान तो जाहिर सी बात है। तो चुनौतियां के पे क्या आप बोलना चाहेंगे? चलिए सर, चुनौतियां लिख लीजिए आप। चुनौतियां, तो जैसा मैंने आपको बताया प्रवासी मजदूर को खाद्य सुरक्षा देगी, तो क्या उस प्रवासी को भी देगी जो
एक कई साल तक वहाँ प्रवास कर रहा है? नहीं सर, यहाँ एक गड़बड़ है। प्रवासी उस मजदूर को खाद्य सुरक्षा देगी जो अल्पकाल के लिए है, दीर्घकाल के लिए नहीं। 1 वर्ष से अगर ज़्यादा के लिए प्रवास कर रहा है तो उसे अपने स्थायी पते में एग्रीमेंट के तौर पर, भले ही किराएनामा के तौर पर, उसका स्थायी पता चेंज करके अपना राशन कार्ड जारी करा सकता है। मगर अल्पकाल के लिए 1 वर्ष से कम समय के लिए अगर वो प्रवास किसी शहर में कर रहा है तो वो फिर इसका फायदा होगा। दूसरी थी भारत सरकार की समझ, उनके बड़ी चुनौती जनसंख्या का पता लगाना था। जनसंख्या का पता लगाने के कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रवास के शिकार हैं या प्रवास करते हैं। मानिए चलिए कोई आंकड़ा तो है नहीं, कोई जनसंख्या, जब आप जनगणना होती है तो उसमें भी ये चीज़ नहीं है कि यहाँ के लोग कितने बाहर हैं और वहाँ के, यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने। तो ऐसा माना गया कि इसके आंकड़े नहीं हैं और सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। चलिए तीसरी कंडीशन, अगर कोई मजदूर उसमें प्रवास कर रहा है, मान के चलिए किसी पंजाब में कर रहा है या उत्तर प्रदेश का जाके बिहार में कर रहा है या बिहार का पंजाब में कर रहा है, तो वहाँ ऐसा माना गया कि प्रवास करते वक्त मान के चलिए राज्य सरकार, एक कंडीशन देख लो आप यहाँ पर, जैसे पंजाब और बिहार, ये पंजाब सरकार है और ये बिहार सरकार है। इसका ऐसा मानना है कि बिहार सरकार ने मान के चलिए कुछ अलग से राहत देना चाहिए। अलग जो अन्य सामग्री दे रही है बिहार सरकार, पंजाब वाली अन्य नहीं दे रही है, तो इसे जो अब राशन मिलेगा पंजाब में रहते, वो ये अन्य सामग्री को हटा के मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो मिल ही नहीं रही है। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बिहार सरकार मान के चलिए कोई अपनी एक अन्य योजना को खाद्य सुरक्षा या पीडीएस से जोड़ के नहीं, पीडीएस से जोड़ के दे रही है। सपोज करिए उसने एक रिफाइंड ही दे दी, सपोज करिए एक रिफाइंड जो 1 किलो की उसने दिवाली के मौके पे अपने सभी कार्ड धारकों को दी। पंजाब सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं लिया और बिहार का ये प्रवासी कहाँ रह रहा है, ये पंजाब में रह रहा है। तो अगर पंजाब में जब ये राशन लेगा तो बिहार ये मान के चलिए इसने तो पहले कर रखा है ना, ये रिफाइंड दे रही है चलिए पंजाब सरकार। अगर बिहार का कोई मजदूर अगर पंजाब में रह रहा है तो इस कंडीशन में ऐसा माना जाएगा कि उसे जो बिहार में चल रहा है, बिहार की सरकार जो उसे अलाउ करती है वही सुविधाएं दी जाएंगी, पंजाब सरकार की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ये तीसरी चुनौती थी इसके लिए। तो इस चीज़ का एक आकलन कर पाना बड़ा घातक हो सकता है, या मतलब बड़ा कड़ाई का काम हो सकता है। तो इसको वैसे पोर्टेबिलिटी कहा गया, जिसमें 4 राज्य जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाले थे, जिस 4 राज्यों में एक तो महाराष्ट्र था, एक गुजरात था, एक आंध्र प्रदेश था, एक तेलंगाना था। ये 4 राज्य ऐसे थे जहां राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को सबसे पहले लागू किया गया। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का मतलब था कि यहाँ का राशन कार्ड कहीं भी आप उसके बदले में राशन ले सकते हैं, उसको राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के नाम से। उसके बाद जब ये योजना के रूप में चलाया गया तो उसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना नाम दिया गया। 4 दे दिए गए, मैंने आपको बता दिया 32 राज्य चला रहे थे, 4 अन्य थे। उसके बाद तत्कालीन स्थिति ऐसी है, असम 36वां है, तो इसका मतलब टोटली पूरे भारत में 1 नेशन 1 राशन कार्ड जैसी चीज लागू हो चुकी है। अब बात आती है कि उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद, जैसा कि 3 चुनौती मैंने आपको बताई, 3 चुनौती काफ़ी है आपके लिए। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं डीबीटी पे, मान आपको किसी भी परीक्षा प्रोविंशियल हो चाहे वो यूपीएससी लेवल की हो, आपको 200 वर्ड या 150 वर्ड में अगर आपको आंसर लिखना है और 150 वर्ड में आप लिखेंगे तो 20 वर्ड आपकी संदर्भ खा गया। सपोज करिए उसका टाइटल लिखने में, उसकी परिभाषा, उसको समझने में क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या समझे इस क्वेश्चन से, इसी चीज़ खा जाती है, उसको प्रस्तावना कह सकते हैं आप। 20-25 के आसपास, 30 के आसपास आप मान के चलिए उसका प्रीफेस, पहला आप खंड लिख सकते हैं, दूसरा खंड उसके लिख सकते हैं। अगर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों लिखें तो तकरीबन 30 वर्ड में, अगर इन 3 पॉइंट, एक पॉइंट को 10 वर्ड में तो डिफाइन करेंगे, 3 दूनी 60 वर्ड हो गए। चल 60 ये हो गए, 30 पहले वाला खा गया, 60 और 30 90, 90 और 20 में प्रस्तावना होगी, 9 और 2 11, 110। 110 के बाद कम से कम 10 या 20 वर्ड में आपका निष्कर्ष होगा। अगर 110 और 20 30, इसका मतलब आपके 20 वर्ड का झोल मेल होता है जिसमें आप अन्य चीजें लिख सकते हैं। तो कुल मिला के
जो कंटेंट के वर्ड होते हैं वो आपके नपे तुले होते हैं। तो 3 पॉइंट आप लिखते हैं तो बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है कि तीनों का चुनौतियों के बावजूद कार्यक्रम प्रवासी श्रमिकों को लाभ देगा जो अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये चीज़, चुनौतियां अगर इतनी घातक हैं, सरकार के पास आंकड़े नहीं है, सरकार मान के चलिए ये अन्य लाभ नहीं हो रहा, अल्पकाल के लिए प्रवास को अगर ये सुविधा दे रही है खाद्य सुरक्षा की, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ सरेआम गलत है या बिल्कुल ठीक पूर्ण तरीके से गलत है। क्योंकि हम, जैसे कि मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस उस सरकार की योजना है, जो बड़े सुलझे हुए लोग उसे चलाते हैं, तो आप उसे सरेआम तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ आलोचनाओं के साथ आप उसे सही ठहरा सकते हैं। आगे की राह के रूप में, आगे की राह का मतलब आपके सुझाव के रूप में आप ये कह सकते हैं कि कुछ बदलाव के साथ इसको बरकरार रखा जाए। हाँ, कुछ कमियां हैं जिनको चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है, उन चुनौतियों को आप निस्तारित कर लीजिए और ये इसका लाभ फिर एक स्थानीय स्तर के प्रत्येक नागरिक को पारदर्शिता के साथ सही चीज़ सही पैमाने पर उपलब्ध होगा। तो उन्होंने भी ऐसा ही माना कि मान के चलिए तीनों आलोचनाएं या तीनों चुनौतियों के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि ये प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए एक अच्छी सरकार की पहल है। अगली आई, सरकार ने हाल ही में 2021 में कार्यक्रम, एक हालिया मतलब मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम 2021 था, तो आज की कंडीशन 2023 है, अभी तो कुछ ऐसा चलाया नहीं है। तो 2021 में ही ऐसा चलाया गया जिसमें मेरा राशन नाम से एक ऐप चलाया था, और ऐप चलाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी चलाया जिसका नंबर था 1445 1445। इस नंबर से आप अपनी कोई भी समस्या का निस्तारण करा सकते थे, और मेरा राशन नाम से एक ऐप चलाया था सर, मेरा राशन, ये ऐप है इनका चलाने के लिए। तो इतनी सारी कंडीशन के बाद पंजीकरण के लिए आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर मेरा जो है आधार कार्ड इससे लिंक नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आप इसको नंबर करिए ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस पर लिख के भी भेजना होता था शायद कि 1445 पे आप अपना राशन कार्ड अटैच जोड़ो ऐसे करके उसे लिख के भेजते हैं, तो आपका वहाँ जाके जोड़ दिया जाता है ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें वन नेशन वन राशन कार्ड पे आपको चुनौती या आलोचना के साथ यहाँ समाप्त होता है। अगला जो मेरा आपके साथ टॉपिक है, ये बड़ा मतलब छोटा सा एक खंड रह गया था, इसलिए मैंने छोटी क्लास करी है आपके लिए। अगली जो क्लास है मेरी एमएसपी पे होगी। एमएसपी क्या है, कि सारी व्यवस्थाएं होंगी, और उसके बाद फिर मैं आपसे लगातार क्लास लूँगा। थोड़ी सी बीच में व्यक्तिगत कारणों से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे एक हाथ जोड़कर वही रिक्वेस्ट है मेरी कि एक सब्सक्राइब करिएगा सर। बाकी मुझे आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, केवल आपका एक छोटा सा सहयोग मांग रहा हूँ। उस पर एक सब्सक्राइब करिएगा। मेरी अगर थोड़ी सी मेहनत करता हूँ मैं भी आपके लिए, मान लीजिए इसको मतलब वो वाली बात है कि टीचर ने कहा था कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आत्मसात कर ले, नौकरी लग के जाएगी, ये गारंटी मेरी है। तो नौकरी की तो मुझे चिंता नहीं है, लग जाएगी। मगर हाँ, मैं आपसे ये बात फिर भी कह रहा हूँ कि आपसे भी मुझे थोड़ा सा सहयोग चाहिए मेरी मेहनत के साथ। एक सब्सक्राइब किया करिए, जिससे कि मेरी मेहनत का एक संतोषजनक, एक थोड़ा सा आश्वस्त रहूँ कि मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं। तो मुझे यहाँ पता चलता रहता है कि कितने घंटे वीडियो देखी गई या कितने व्यूज़ आए, कितने, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि मतलब आप इसको फैला दीजिए या वो कर दीजिए। जिस टाइम मैं पढ़ाने की मुद्रा में हुआ या मेरा उद्देश्य एक शिक्षक बनना होगा, तो उस टाइम मेरे ट्रेंड, मेरे चाल चलन, मेरे पढ़ाने की शैली अलग होगी। अभी जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ वो मैं आपके भाई बंद के नाते देता हूँ, एक भाई समझ के मैंने जो पढ़ा है उसको मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बस इसी के साथ मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा एमएसपी पर कल मुलाकात होगी मेरी और आपकी। धन्यवाद सर।